वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज इसका अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5वां पढ़ रहे हैं और जिसका शीर्षक है चैप्टर का नई समस्याएं। और इस पाठ का यह सेशन नंबर 3 है। इसके पहले भागों में जो हमने परिचय पढ़े उससे हमें पता चल रहा है कि लेखक हमें बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से भारत पर नए आक्रमणकारियों के द्वारा नई समस्याएं आ रही थी, और लेकिन भारत भी इन समस्याओं को हमेशा जूझता रहा था और अपने अस्तित्व को टिकाने की कोशिश कर रहा था। आगे लेखक हमसे और कौन कौन सी नई समस्याओं की जानकारी बताने वाले हैं उसको हम पढ़ते हैं पाठ के अगले परिच्छेदों के द्वारा। आगे लेखक कहना चाहते हैं कि जो उन्होंने पॉइंट दिया है उसको हम पढ़ते हैं कि समन्वय और मिलीजुली संस्कृति का विकास, कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो। अब देखिए, इसके पहले हम भागों में हमने जो पढ़ा था उसमें महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन गौरी, इन्होंने किस प्रकार से आक्रमण करके भारत को तबाह करने की कोशिश की थी, इसका वर्णन हमने पढ़ा। लेकिन उसके आगे कुछ शासक ऐसे थे कि वो भारत पर आक्रमण करके उन्होंने अपना शासन भारत पर स्थापित किया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति का भारत में और भारत की सभ्यता और संस्कृति का समन्वय किया, और फिर इस मिलीजुली संस्कृति का विकास हुआ और बहुत सारे कला गुणों को उन्होंने अपने साम्राज्य काल में विकास करने का प्रयास किया। उसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण नाम आता है बाबर का। भले ही वह मुगल शासक था, लेकिन उन्होंने हमेशा भारत के विकास के बारे में, उसके एकता को एक सूत्रता में बांधने का प्रयास किया है। तो उस शासक का वर्णन ही आगे लेखक हमें इन परिच्छेदों के द्वारा करना चाहते हैं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण की या भारत में मुस्लिम युग की बात करना गलत और भ्रामक है। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण किया या भारत में मुस्लिम युग की बात की। एक कालावधि ऐसा था कि जब मुस्लिम शासकों ने विदेश से आकर भारत पर आक्रमण किया और अत्याचारों के द्वारा उस युग को पूरा नाम दे दिया। लेकिन कहते हैं कि यह सारा नाम देना भारत को मुस्लिम आक्रमण के द्वारा बहुत सारी चीजों को जैसे कि हम कह सकते हैं कि भारत को तबाही मचा दी थी, यह सारी बातें एक समय पर ठीक थी, लेकिन वह उसके बारे में बार बार बातें करना यह गलत और भ्रामक है, अर्थात भ्रम निर्माण कर देती है। क्योंकि कुछ आक्रमक ऐसे थे कि भारत में ही आकर बस गए और भारत के विकास के बारे में सोचने लगे। इस्लाम ने भारत पर आक्रमण नहीं किया, वह भारत में कुछ सदियों के बाद आया। अब लेखक कहते हैं कि अगर धर्म के बारे में हम कहते हैं तो इस्लाम धर्म ने भारत पर आक्रमण नहीं किया था, बल्कि वह कुछ समय, बहुत ही लंबे समय के बाद भारत में वह धर्म आया था। आक्रमण किया था किसने? तुर्कों ने, जो मोहम्मद गजनवी इन्होंने किया था, अफगानों ने किया था, और उसके बाद तुर्क मंगोलिया मुगल आक्रमण हुआ। तो इस प्रकार लेखक कहते हैं कि आक्रमण मुस्लिम या मुस्लिम धर्म ने नहीं किया था, बल्कि तुर्कों ने, जहां पर मोहम्मद गजनवी का नाम आता है, अफगान ने किया था, तुर्क मंगल ने किया था, मुगल आक्रमण हुआ था। अब मुगल उस विदेशों में, चाहे वह अफगान हो या फिर मंगोल हो, वहां पर जो धर्म था उसका प्रचार वह भारत में आकर कर रहे थे। इसलिए यह सारे मुस्लिम धर्म, मुस्लिम आक्रमण, यह बातें करना लेखक कहता है कि यह भ्रम निर्माण कर देते हैं। इनमें से बाद के 2 आक्रमण महत्वपूर्ण थे। अफगानों को हम भारत का सीमावर्ती समुदाय कह सकते हैं, जो भारत के लिए पूरी तरह अजनबी नहीं माने जा सकते। अब देखिए, जो अलग अलग आक्रमण हुए थे उसमें से 2 आक्रमण जो हुए थे वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसका आगे लेखक वर्णन भी करने वाले हैं। तो लेखक कहते हैं कि अफगानों ने भारत का जो सीमावर्ती समुदाय कह सकते हैं वह भारत के लिए पूरी तरह अजनबी नहीं था। अब देखिए, भारत पर वो पूरी तरह से अजनबी क्यों नहीं थे? क्योंकि भारत की जब शुरुआत का जो कालावधि था उस समय उनका एक निकटवर्ती संबंध भारत के साथ रहा था, इसलिए उनका पुराना पारंपरिक संबंध था। उनके राजनीतिक शासन के काल को हिंद अफगान युग कहना चाहिए। अब लेखक ने उनके राजनीतिक शासन काल को कौन सा नाम दिया है? हिंद अफगान युग। मुगल भारत के लिए भारत के और अजनबी लोग थे,
फिर भी वे भारतीय ढांचे में बड़ी तेजी से समा गए। अब देखिए लेखक क्या कहते हैं कि मुगल जो साम्राज्य था वह भारत के लिए बाहर का आक्रमणकारी था, भारत बाहर का शासक था और अजनबी लोग थे वे, फिर भी उन्होंने क्या किया, आक्रमण करके भारत पर विजय हासिल कर दी और भारत पर साम्राज्य स्थापित कर दिया और इस प्रकार भारतीय ढांचे में बड़ी तेजी से वह समा गए और उन्होंने फिर एक हिंद मुगल युग की शुरुआत की। अब देखिए जब हिंद अफगान युग, हिंद मुगल युग, इस प्रकार से लेखक हमें उस समय के मांग के अनुसार किस प्रकार से भारत में बदलाव आ रहा था और उस बदलाव का स्वीकार करते हुए भारत अपने विकास की ओर आगे धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे, इसका वर्णन लेखक कर रहे हैं। अफगान शासक और जो लोग उनके साथ आए थे वे भी भारत में समा गए। अब देखिए जो भी शासक के रूप में भारत पर आकर वर्चस्व कर रहे थे, साम्राज्य कर रहे थे, वह धीरे धीरे भारत में इतने घुल मिल गए कि वह भारत से अलग नहीं हो पाए। उनके परिवारों का पूरी तरह भारतीयकरण हो गया। अब जो भारत में अन्य विदेशी लोग आए थे वह भारत में अपने परिवार के साथ रहकर एक भारत के सदस्य के रूप में रहने लगे और एक कुटुंब की तरह, एक परिवार की तरह रहने लगे और वो विदेशियों का भारतीयकरण अर्थात भारतीय रूप में वह अपना जीवन स्वीकार कर चुके थे। भारत को ही वे अपना घर और बाकी सारी दुनिया को विदेश मानने लगे थे। राजनीतिक झगड़ों के बावजूद उन्हें सामान्यतः इसी रूप में स्वीकार कर लिया गया और राजपूत राजाओं में से भी बहुत ने उन्हें अपना अधिराज मान लिया। अब देखिए जो भारत में आकर भारत में ही समा गए, उनके सभ्यता संस्कृति अपना मानकर वह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो राजनीतिक झगड़े तो बीच में होते ही जा रहे थे, लेकिन फिर भी जो भारत के देशी राजा थे, राजपूत थे, अन्य शासकों ने उनको अपना लिया था। पर कुछ ऐसे राजपूत सरदार थे जिन्होंने उनकी अधीनता अस्वीकार कर दी और भयंकर झगड़े हुए। अब देखिए जैसे कि हाथों के पांचों उंगलियां समान नहीं होते, उसी प्रकार से भारत के कुछ अन्य शासक वर्ग ऐसे थे जो विदेश से आने वाले इन शासकों को स्वीकार नहीं कर रहे थे, उनके भारतीयकरण को वह स्वीकार नहीं कर रहे थे, उनके इस अधीनता को उन्होंने अस्वीकार कर दिया था और इसी कारण से फिर से आपसी झगड़े भारत में होने लगे। दिल्ली के प्रसिद्ध सुल्तान फिरोज शाह की माँ जो हिंदू थी, यही स्थिति गयासुद्दीन तुगलक की भी थी। अब देखिए यहाँ पर लेखक यही कहना चाहते हैं कि उस समय भले ही भारत में बहुत सारी सभ्यता का समन्वय हो रहा था, बहुत सारे बाहर के विदेशी शासक आकर भारत में घुल मिला गए थे, अर्थात मुस्लिम शासक हिंदू लोगों से विवाह करके फिर वह अपना धर्म परिवर्तन कर रहे थे। तो यहाँ पर लेखक ने उदाहरण दिए कि सुल्तान फिरोज शाह की जो माँ थी वह भले ही बाद में पहले मुसलमान थी लेकिन बाद में वह हिंदू हो गई थी। फिर गयासुद्दीन तुगलक की भी यही वर्णन लेखक कर रहे हैं कि अफगानी, तुर्की और हिंदू सामंतों के बीच में विवाह होते तो थे पर आमतौर पर नहीं। अब बहुत सारे धर्म ने यह आपस में विवाह करने का यह जो रिवाज पड़ा था उसको स्वीकार कर लिया था, लेकिन बहुत सारे स्थानों पर यह रिवाज पसंद नहीं था, आमतौर पर वह विवाह नहीं होते थे। दक्षिण में गुलबर्ग के मुस्लिम शासक ने विजयनगर की हिंदू राजकुमारी से बहुत धूमधाम से विवाह किया है। तो देखो यहाँ पर किस प्रकार से लेखक वर्णन कर रहे हैं कि भले ही अन्य शासक आपस में झगड़े कर रहे थे, फिर भी दोनों के बीच में, धर्मों के बीच में समन्वय हो रहे थे, विवाह करके वह आपसी संबंधों को, मेलजोल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। एक जगह एक और यह स्थान था, यह दिशा बदल रही थी, लेकिन दूसरी ओर इस सारी स्थितियों को बहुत सारे शासकों ने मंजूर नहीं किया था। इस दौर में कुशल प्रशासन का विकास हुआ और यातायात के साधनों में विशेष रूप से सुधार हुआ। अब देखिए इस प्रकार से आपसी मेलजोल में, चाहे वह धर्म से लेकर हो, शादी के द्वारा जो आपसी मेलजोल हो रहा था या आपसी संबंध में जो निकटता आ रही थी, इससे के कारण क्या हो गया था कि राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रभाव हुआ था, कि कुशल प्रशासन का विकास हो रहा था। फिर यातायात के साधनों में भी विशेष रूप से सुधार हो गया था। मुख्यतः जो सैनिकों के जो सैनिकों की वजह से क्या हो रहा था, आपसी मेलजोल बढ़ने की वजह से जो विदेशों से सैनिक आ रहे थे, व्यापारों में विकास हो गई थी, व्यापारों में वृद्धि हो गई थी। सरकार अब और अधिक केंद्रीकृत हो गई,
गोकी उसने इस बात का ध्यान रखा कि स्थानीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप न करे। अब देखिए, जो विदेशी सरकार आकर यहाँ पर स्थापित हो गए थे वह अधिक कर केंद्रीकृत हो गई कि वह भारत में आकर भारत के विकास के बारे में सोचने लगे और उसने इस स्थानीय रीति रिवाजों की तरफ हस्तक्षेप करने। अब देखो, हर प्रांत के, हर कब्जे के, हर गांव के, छोटे छोटे कस्बे के अलग अलग रिवाज होते थे, लेकिन सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। छोटे छोटे झगड़ों की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बल्कि भारत के व्यापक विकास की तरफ उन्होंने ध्यान दिया। शेरशाह, जिसने मुगल काल के आरंभ में हस्तक्षेप किया था, अफगान शासकों में सबसे योग्य था। उसने ऐसी मालगुजारी व्यवस्था की नींव डाली जिसका आगे चलकर अकबर ने विकास किया। अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री टोडरमल की नियुक्ति पहले शेरशाह ने की थी। अब देखिए, यहाँ पर लेखक यही कहना चाहते कि जो विदेशी शासक आकर भारत में बस गए थे, उसमें वह शायद शेरशाह हो या फिर अकबर हो, उनके द्वारा किस प्रकार से भारत के विकास के बारे में भर पड़ी थी, इसका वर्णन लेखक कर रहे हैं कि अकबर ने प्रसिद्ध राजस्व मंत्री जो थे टोडरमल, उनकी नियुक्ति शेरशाह ने ही पहले की थी। हिंदुओं की क्षमता का अफगान शासक अधिकाधिक उपयोग करते गए। अब देखिए, जो अफगान के शासक हो, मुगल के शासक हो, वो क्या कर रहे थे, उनको यहाँ पर आने के बाद, वर्चस्व स्थापित करने के बाद हिंदुओं की क्षमता का ज्ञान हुआ और फिर उन्होंने अपने शासनकाल में उसका हिंदुओं की क्षमताओं का उपयोग करना आरंभ कर दिया था। भारत और हिंदू धर्म पर अफगानों की विजय का दोहरा असर पड़ा। अब देखिए, जब भारत में हिंदू धर्म की स्थापना हो चुकी थी और धर्म से लेकर बहुत सारे आपसी झगड़े भी हो रहे थे और उसी समय अफगानों ने विजय हासिल कर लिया था और इस हिंदू धर्म पर उसका बहुत बुरा असर पड़ा था। तत्काल प्रभाव यह पड़ा कि लोग अफगान शासन में पड़ने वाले क्षेत्रों से दूर भागकर दक्षिण की ओर चल गए। अब देखिए, जो अफगान शासन वाले जो क्षेत्र थे, वहां से डरकर लोग कहां पर भागने लगे, भारत के दक्षिण ओर भागने लगे। जो बचे रहे, उन्होंने विदेशी तौर तरीकों और प्रभाव से अपने को बचाने के लिए वर्ण व्यवस्था को और कठोर बना दिया। अब देखिए, जो अफगान शासक आए थे, वो क्या कर रहे थे, भारत पर अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, अपने धर्म को वो जबरदस्ती लोगों पर थोप रहे थे और उस समय उन धर्म से, हिंदू धर्म को बचाने के लिए बहुत सारे लोग अन्य प्रदेशों में चले गए थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने वहीं पर रहकर उनका राज्य स्वीकार किया था, उनका शासन स्वीकार किया था और जो शासक थे वह और भी कठोर बने गए थे और वर्ण व्यवस्था को लेकर फिर से भारत में बहुत सारा व्यवहार चालू हो गया था। दूसरी ओर विचारों और जीवन दोनों में इस विदेशी ढंग की और धीरे धीरे लोगों का रुझान पैदा होने लगा और इस प्रकार थोड़ा अच्छा परिवर्तन हो ही रहा था, लेकिन उससे अधिक परिवर्तन लोगों के विचारों और जीवन दोनों में परिवर्तन हो रहा था। बहुत सारे लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया था। परिणाम था समन्वय अपने आप रूप लेने लगा, वास्तुकला की नई शैलियां उपजी। अब देखिए क्या हुआ, एक तरफ तो बहुत सारे आपसी तनाव का वातावरण था धर्म को लेकर या अन्य शासकों के जो अत्याचार थे उसको लेकर थे। छोटे बड़े जो कब्जे पर जो शासक थे, छोटे छोटे गांवों के जो शासक थे, उनमें आपसी झगड़ा हो रहा था, लेकिन जो बड़े बड़े सरकार जो केंद्रीकृत हो चुके थे उनके द्वारा, जैसे कि बाबर ने भी क्या किया था, भारत पर एक सूत्र में बांधने की कोशिश की थी कि बहुत सारे आक्रमण आए थे और वह चले गए थे, भारत का खजाना लूटकर चले गए थे, लेकिन बाबर यह एकमात्र ऐसा शासक था कि उन्होंने भारत में रहना ही पसंद किया था और भारत में उन्होंने एकता को सूत्र में बांधे थे और भारत की बहुत सारे अच्छी चीजों को या तथा उनके अन्य साम्राज्य की अच्छी चीजों को मिलाकर एक नई चीजों का समन्वय होकर वो विकास कर रहे थे। वास्तुकला की नई शैलियां उपजी, खाना पहना बदल गया और जीवन के अनेक रूपों में प्रभावित हुआ। यह समन्वय संगीत में विशेष रूप से दिखाई पड़ा। भारत की प्राचीन भारतीय शास्त्रीय पद्धति का अनुसरण करते हुए उसने कई दिशाओं में विकास किया। अब देखिए, एक तरफ हमारे देश में बहुत सारे आक्रमणकारी आकर देश को
कमजोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत सारे चीजों में विकास भी हो रहा था, जैसे कि वास्तुकला, रहन सहन में प्रभाव समन्वय हो रहा था। फिर शास्त्रीय प्रदेश संगीत के क्षेत्र में भी बहुत उस समय विकास हुआ। अब हमने इतिहास में पढ़ा है कि कौन कौन किसके किसके द्वारा, जैसे कि बाबर ने भी अपने साम्राज्य काल में बहुत सारी संगीत कला को विकसित किया था, वास्तुकलाओं का विकास किया था। फारसी भाषा दरबार की सरकारी भाषा बन गई। अब देखो उस समय जो संगीत लिखे गए, जो गीत लिखे गए, वह अधिकतर फारसी भाषा में थे और इस प्रकार दरबार की जो शासकीय भाषा थी वह सरकारी भाषा फारसी भाषा के रूप में मानी गई। फारसी के बहुत से शब्द बोलचाल की भाषा में प्रवेश कर गए। इसके साथ जन भाषाओं का भी विकास हो गया। सिर्फ फारसी भाषा का ही विकास नहीं हुआ, जनता की जो भाषा थी, आम लोगों की जो आम जनता रोज के जीवन में जो बोलचाल की भाषा रहती थी, उसका भी विकास उस समय होने लगा था। भारत में जिन दुर्भाग्यपूर्ण बातों में वृद्धि हुई उनमें एक पर्दा प्रथा थी। अब देखो बहुत सारे कानून कायदे शासक लोगों पर थोप रहे थे, उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रथा मानी जाती है, जो बहुत ही बुरी प्रथा मानी जाती थी, वह थी पर्दा प्रथा। ऐसा क्यों हुआ यह स्पष्ट नहीं है, पर भारत में पर्दा प्रथा का विकास मुगल काल में तब हुआ जब हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में पद और आदर की निशानी समझा जाने लगा। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि वह पर्दा प्रथा कब आई, कैसे आई, इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन अधिकतर यह पर्दा प्रथा जब मुगल काल में जो शासक आए थे, उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के दरबारों के बीच में जो पद रहते थे उससे लेकर जो झगड़े खड़े होते थे, उस समय औरतों को लेकर उन्होंने पर्दा प्रथा की यह न्यू व्यवस्था डाली थी। औरतों को अलग पर्दे में रखने की यह प्रथा उन इलाकों में ऊंचे वर्गों में विशेष रूप से फैली थी जहां मुसलमानों का प्रभाव सबसे अधिक था, यानी कि उस मध्य और विशाल पूर्वी प्रदेशों में जिसमें दिल्ली, संयुक्त प्रांत, राजपूताना, बिहार और बंगाल आते हैं। तो यहाँ पर लेकर यही कहना चाहते कि पर्दा प्रथा की जो नींव थी वह मुसलमानों के उच्च वर्ग में, जो जहाँ पर अधिकतर मध्य और विशाल पूर्वी प्रदेशों में दिल्ली, संयुक्त प्रांत और राजपूताना, बिहार, बंगाल, यहाँ पर अधिक रूप में वह प्रथा मानी गई थी। इससे वह भारत के विकास में यह बहुत अवरोधक था। लेकिन अजीब बात है कि पंजाब और सरहदी सूबे में जाकर मुख्यतः मुस्लिम इलाके थे। पर्दे प्रथा उतनी कड़ी नहीं थी। अब देखो बहुत सारे स्थानों पर यह पर्दा प्रथा थी, वह सख्ती से मानी जाती थी, लेकिन कई स्थानों पर इतनी सख्ती नहीं रखी जाती थी। दिल्ली में अफगानों के प्रतिष्ठित होने के साथ पुराने और नए के बीच में एक समन्वय रूप ले रहा था। अब देखो फिर से पुराने और नए के बीच में समन्वय का रूप धारण कर लिया था। इनमें से अधिकतर परिवर्तन उच्च वर्गों में, अमीर उमराव में हुए। इनका असर विशाल जन समूह पर, विशेषकर देहाती जनता पर नहीं पड़ा। अब देखो ये जो समन्वय की, जो परिवर्तन की जो लाट आई थी, वह अधिकतर जो बड़े शासक वर्ग थे, उच्च वर्ग थे, अमीर जहागीर वाले लोग, उमराव वाले थे, उनके बीच में थे। जो आम जनता थी, जो गरीब जनता थी, उनके तक यह समन्वय की यह जो नींव थी, प्रगति की जो विकास की जो नींव थी, या पर्दा प्रथा, ये सारी जो चीजें थे वह आम जनता की तक नहीं पहुंची थी। उनकी शुरुआत दरबारी समाज में होती थी और वे शहरों और कस्बों में फैल जाते थे। इस तरह उत्तरी भारत में दिल्ली और संयुक्त प्रांत इसके मेन केंद्र बने, ठीक उसी तरह जैसे पुराने आर्य संस्कृति के केंद्र रहे। इस पर आर्य संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण की ओर खिसक गया, जो हिंदू रूढ़िवादिता का गढ़ बन गया। तो इस प्रकार से जो मेन शासक थे, मेन जो बड़े बड़े अमीर लोग थे, उनमें यह प्रथा अधिकतर पड़ गई और बहुत सारे जो आम जनता थी उन तक विकास की यह भावना नहीं पहुंच पाई थी। देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। भ्रामक, भ्रम, संदेह निर्माण करना, सीमावर्ती, सीमा के निकट, भारतीयकरण, भारतीयता का आचरण, केंद्रीकृत, केंद्र पर आधारित, रुझान, प्रारंभिक जानकार, दुर्भाग्यपूर्ण, बुरी घटना, प्रतिष्ठित, स्थापित होना, कस्बा, छोटा सा मोहल्ला, रूढ़िवादिता, पुराने विचारों को मानना। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि किस प्रकार नई समस्या भारत में आ रही थी और फिर भी इसमें से कोई ना कोई समन्वय निकलकर भारत उसका डटकर मुकाबला कर रहे थे, इसका वर्णन हमने पढ़ा। आगे बहुत सारी नई समस्याओं के बारे में लेखक वर्णन करने वाले हैं, लेकिन उसको पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।